इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations. अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं नूतन शेखावत आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। मृदा सौरीकरण तकनीक पर संपूर्ण जानकारी। हल्दी की उन्नतशील किस्में एवं बुवाई विधि। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा अपने खेतों में लगाई जाने वाली फसलों का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक फसलों से उत्पादन लें, और ये तभी संभव है जब हमारी फसल स्वस्थ हो। लेकिन मृदा में पड़े वर्षों पुराने खरपतवारों के बीज, रोगजनक कीट और कीट के अंडे नर्सरी अवस्था में फसल पर आक्रमण कर देते हैं। इससे हमें एक स्वस्थ नर्सरी प्राप्त नहीं हो पाती। अतः किसान भाइयों, सोलराइजेशन तकनीक को प्रयोग में लाकर स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी लेकर आए हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, मृदा सौरीकरण या कहें सॉइल सोलराइजेशन भूमि शोधन करने का एक अच्छा तरीका है। इस प्रक्रिया से हम मृदा में उपस्थित नाशी जीवों का काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं, और यह छोटे स्तर या छोटे क्षेत्रफल के लिए काफी उपयोगी है। इस विधि में पौधशाला में जहां पौध उगाना चाहते हैं, धान, फूल इत्यादि की नर्सरी इस विधि से उपचारित कर काफी हद तक नर्सरी में भूमि जनित रोगों, कीटों तथा खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। इस गर्मी के मौसम में जहां मई जून माह में सबसे उच्च तापक्रम होता है, इस विधि में भूमि पर पॉलीथीन बिछाकर हम तापमान नियंत्रित करते हैं। इस प्रक्रिया में पहले जिस भूमि पर नर्सरी उगानी है उसे पहले अच्छी प्रकार जुताई कर समतल कर लेते हैं तथा क्यारियां बनाकर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा कर सिंचाई कर गीला कर देते हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। इसके उपरांत पारदर्शी 200 गेज की पॉलीथीन या काली पॉलीथीन की चादर से ढककर चारों तरफ किनारे से मिट्टी से दबा देते हैं ताकि पॉलीथीन के अंदर से हवा तथा वाष्प बाहर न निकल सके, जिससे 5 से 10 डिग्री तापमान बढ़ जाता है और इसमें लगभग 45 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहे और भूमि में रहने वाले रोगजनक हानिकारक कीट, अंडे, खरपतवार इस तापमान पर मर जाते हैं। किसान भाइयों, मृदा सौरीकरण की यह प्रक्रिया अप्रैल माह से लेकर 10 जून तक की जा सकती है, क्योंकि इस समय वातावरण का तापमान अपनी अधिकतम स्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें उगने वाली नर्सरी का भूमि जनित रोगों एवं कीटों से काफी हद तक बचाव होता है। आवश्यकता अनुसार 4 से 6 सप्ताह बाद पॉलीथीन की चादर हटाकर मिट्टी की अच्छी तरह गुड़ाई करके क्यारियां बनाते हैं और फिर बीज की बुआई करते हैं।
किसान भाइयों, यदि आप 4 से 6 सप्ताह से अधिक दिनों तक पॉलीथीन रखते हैं तो इसमें कठिनतम रोग, कीट व खरपतवारों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अगर हम इसमें नहीं नियंत्रण होने वाले खरपतवारों की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से नागर मोथा, दूब घास आदि का नियंत्रण इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हो पाता है। इसके अंतर्गत कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है, जैसे जहां पर मृदा सौरीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है वहां आप जुताई नहीं करेंगे। यदि आप जितनी अधिक जुताई करेंगे इस प्रक्रिया का फायदा उतना ही कम मिलेगा। यहाँ पर हमेशा डिबलिंग या सीड ड्रिल विधि के द्वारा बुआई करना चाहिए। मृदा सौरीकरण के जो परिणाम देखे गए हैं उसमें फसलों के उत्पादन में 60% तक वृद्धि दर्ज की गई है। अतः अगर किसान भाई मृदा सौरीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आगे आने वाले 3-4 वर्षों तक उस क्षेत्र पर उगाई गई नर्सरी को कीट रोग मुक्त रख सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई मृदा सौरीकरण प्रक्रिया को अपनाकर आप रोग मुक्त, कीट मुक्त, खरपतवार मुक्त स्वस्थ नर्सरी पौध प्राप्त कर आप अपनी उपज में वृद्धि कर सकते हैं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और वे हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बुआई का उपयुक्त समय है, किंतु अधिक उपज लेने के लिए वैज्ञानिक विधि से हल्दी की बुआई करनी होगी, जैसे उन्नत प्रभेद और सही खेत का चुनाव, खेत की तैयारी, खाद और उर्वरक प्रबंधन, बुआई विधि और दूरी इत्यादि। यदि किसान भाई इसमें भी किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम कम उपज के रूप में सामने आएगा। अतः हल्दी की वैज्ञानिक विधि से बुआई के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित है एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह यादव। किसान भाइयों, हल्दी की खेती हमारे प्रदेश में, हमारे देश में काफ़ी पैमाने पर हो रही है। किसान भाइयों, हल्दी की खेती के रूप में हम आपको बता दें इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आपको करनी है। सबसे पहले बात आती है कि जो खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को ध्यान देंगे कि एक जो है पहली जुताई करते हैं मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से या देसी हल से करके हम जो है अपने खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं और जो है उसको खेत को सही तरीके से तैयार कर सकते हैं। खेत तैयारी के बाद हम का बात करते हैं कि प्रजातियों के रूप में किसान भाइयों में आपको बताना चाहेंगे कि कुछ प्रजातियां हैं जिनका जो है उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है, जैसे रोमा है, सोरडा है, इसके साथ साथ जो है राजेंद्र सोनिया है, कोयम्बटूर 1 है, कोयम्बटूर 2 है, इसके अलावा प्रवाह है, प्रतिभा है। इन प्रजातियों को बुआई करके हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं कि इन प्रजातियों को किस तरीके से लगाया जाए, कितनी मात्रा यूज की जाए, कितना बीज की दर उपयोग किया जाए, कितनी दूरी पर लगाया जाए। सबसे पहले किसान भाइयों मैं बता दूं कि 15 से 20 कुंटल बीज जो है हम प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाते हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि लगभग 20 से 30 ग्राम का जो बीज होगा, कंद होगा, उसको हम उसको प्रयोग में लाएंगे। साथ साथ ये ध्यान रखेंगे कि जो है इसमें कंद को लगाने से पहले कंद का जो उपचार करना अति आवश्यक होता है। कंद का उपचार करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है कार्बेंडाजिम 200 से 250 ग्राम लेकर के इसको 100 लीटर पानी में घोल करके हम घोल यूज कर सकते हैं। साथ साथ ध्यान देते हैं कि 2 से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम पर केजी के हिसाब से जो है हम इसको बीज कर सकते हैं। साथ साथ यदि हमको ट्राइकोडर्मा से इसका उपचार करना हो तो हम क्या करेंगे, 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेंगे। साथ साथ 1 से 2 ग्राम देसी गुड़ लेंगे, उसको पर लीटर पानी घोल बनाने के बाद उस घोल में डिप करके भी हम जो है हल्दी के बीज को उपचारित कर सकते हैं। बुवाई के समय की बात करें तो बुवाई के समय में किसान भाइयों में बात करते हैं कि हम देखते हैं कि मई जून के महीने में, बल्कि मई के महीने में, अप्रैल के लास्ट में, मई के लास्ट तक जो है इसकी बुवाई कर लेना चाहिए। साथ साथ ये ध्यान देते हैं कि लगाने से पहले इसकी क्यारियां तैयार करते हैं। क्यारियां तैयार करने के लिए क्या करते हैं कि 3 × 3 मीटर की क्यारियां बनाते हैं। उन्हीं क्यारियों में जो है 30 × 20 सेंटीमीटर पर, लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर पर हमें जो है इसकी बुवाई करते हैं। किसान भाई
हमारी सबसे बड़ी बात आती है खाद और उर्वरक कितना प्रयोग किया जाए। खाद उर्वरक के रूप में हम किसान भाइयों बता दें आपको, लगभग जो है 200 से 250 कुंटल सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, जो है खेत तैयारी करते समय ही प्रयोग में लाते हैं। साथ साथ इसमें जो है नत्रजन की मात्रा लगभग जो है 100 से लेकर के 150 किलोग्राम नत्रजन प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो है 80 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक जो है हम फास्फोरस प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से 80 से 90 किलोग्राम 100 किलोग्राम तक जो है हम पोटास का प्रयोग करते हैं। इसमें नत्रजन की तिहाई मात्रा से सभी खादों की पूरी मात्रा खेत की तैयारी करते समय प्रयोग करते हैं। नत्रजन को 2 भागों में बांटने के बाद जब हमारी फसल लगभग 40-45 दिन की होती है उस समय प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब फसल जो है जब हमारी 60-65 दिन की होती है उस समय दूसरा भाग प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों सही प्रजातियों का चयन करके सही समय पे बुवाई करके साथ साथ जो है खाद प्रयोग करते हुए आप जो है सही तरीके से इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुधारू पशुओं को रोगों से बचाने हेतु टीकाकरण पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पशुपालन व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि इनमें होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत रहा जाए, क्योंकि दुधारू पशुओं में मुंहपका, खुरपका, गलघोंटू, लंगड़ी जैसी हानिकारक रोगों का प्रकोप होता है। इन हानिकारक रोगों से बहुत कम समय में समूह में दुधारू पशुओं की मौत हो जाती है। अतः इस प्रकार के खतरनाक रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण सबसे बेहतर उपाय है। अब बात आती है दुधारू पशुओं में टीकाकरण कब और कैसे कराया जाए। इसकी जानकारी दे रहे हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर हर्षित वर्मा। आपको जितने भी रोग जो बैक्टीरिया और वायरस से द्वारा संक्रामित रोग हैं उनके बारे में, उनके उपचार और उनके रोकथाम के बारे में बताना चाहता हूँ। इलाज से बेहतर है बचाव। आपने सुना ही होगा, तो जैसे आपको पता है बेमौसम बरसात हो जाती है, वैसे ही बेमौसम कई रोग ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं जानवरों में, जो ज़्यादातर हम लोग जानते नहीं है या पहचानते नहीं है। जैसे बैक्टीरियल की बात करें तो गलघोटू हो गया, BQ हो गया, लंगड़िया बुखार जिसको कहते हैं, इस तरीके के रोग ज़्यादातर जानवरों में पाए जाते हैं और जो कि बारिश से पहले वाले मौसम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे गलघोटू की बात करी जाए, सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है। गलघोटू के लक्षण आपको पता ही है कि किस तरीके से बुखार आ जाता है, गले से सूजन आ जाती है और जानवर रोगग्रस्त होने के बाद कमज़ोर हो जाता है और मर जाता है। तो गलघोटू एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के बाद जानवर ज़्यादातर मारा ही जाता है, बच नहीं पाता है। तो इसके लिए उपचार के लिए सबसे ज़रूरी है इसका टीकाकरण। इसका टीकाकरण 2-3 तरीके से आता है। सरकारी जो जितने भी पशु चिकित्सक अनुसंधान है, केंद्र है, उसके अंदर सरकारी व्यवस्था है, सरकारी टीके भी लगते हैं और बाकी जितने भी बाज़ार में टीके मिलते हैं वो इंटरवेट देता है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स देता है। इन टीकों को तुरंत में लगवा लेना चाहिए जिससे थम सकता है गलघोटू का। और ये टीका आपका ज़्यादातर खाल में दिया जाता है या गर्दन के पास दे दिया जाता है। 2 से 5 ml तक का डोज रेट रहता है इसका, कि अलग अलग कंपनी की अलग अलग डोज रेट रहती हैं, तो उस हिसाब से दिया जाता है। एक बीमारी और होती है जिसको हम BQ कहते हैं, लंगड़िया बुखार कहा जाता है उसे। इसमें जो BQ लंगड़िया बुखार है उसका लक्षण इस प्रकार है कि उसके पुट्ठे पे ज़्यादातर सूजन आ जाती है और उसे दबाने पे चरचर की आवाज़ आती है। अगर कोई घाव होता है और दबाएं तो काले रंग का पस निकलेगा और लंगड़ा के चलेगा जानवर। तो ये बीमारी और गलघोटू की बीमारी दोनों एक से टाइम पे ही होती हैं। उसका भी टीका इस गलघोटू के साथ ही मिश्रण करा हुआ टीका लगाया जाता है और दोनों रोकथाम एक साथ ही हो सकते हैं। अब जैसे बैक्टीरियल के बाद एक वायरल डिजीज आती है जो कि विषाणु से होती है, विषाणु जनित रहता है रोग ज़्यादातर। जैसे आपने सुना होगा फुट एंड माउथ डिजीज़, खुरपका मुंह पका डिजीज़।
इसके अंदर इस रोग में क्या होता है कि जैसे जानवरों के खुरों में छाले पड़ जाते हैं, मुंह, जीभ वगैरह के अंदर छाले निकल आते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं जो कि फिर बड़े होने के बाद एक घातक सा घाव बना लेते हैं। इसमें जानवर का बुखार 1 से 2 दिन तक लगातार रहता है, सूजन आ जाती है, पैर लंगड़ा लंगड़ा के चलता है, जीभ बाहर आ जाती है और जीभ से लार जो है बराबर टपकती रहती है और जानवर सुस्त होकर गिर पड़ता है। और इस तरीके का बीमारी अक्सर लक्षण देखने को मिलता है जो फील्ड में हम लोगों को देखने को मिलता है। ये एक बेमौसम बरसात की बीमारी है, इसका कोई मौसम नहीं होता है, कभी भी अचानक आ जाती है बीमारी। जो मैंने बताया खुरपका भूपका, ये फैलने वाली बीमारी है, एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत जल्दी फैलती है। तो इसके जो रोकथाम है वो इस प्रकार है। सबसे पहला रोकथाम तो इसका सबसे जरूरी है टीकाकरण, जो कि 6 माह के पशुओं में लग जाना चाहिए। 6 माह के पशुओं में टीकाकरण लग जाना चाहिए और ये टीका सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध है। बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो बना के देती हैं। और इसका एक प्रोग्राम भी चलता है, फुट एंड माउथ डिजीज़ रोकथाम प्रोग्राम, हमारे गवर्नमेंट ऑफ यूपी में चला रही है और वो टीका निःशुल्क मिलता है, सब जानवरों को निःशुल्क लगाया जाता है। तो जैसे अब हमें पता है कि इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है और उनके बचाव और रोकथाम के लिए बहुत अच्छा समय यही है और जिस पे हम उन्हें बचाव कर सकते हैं। टीकाकरण सबसे बढ़िया उपाय है जिसको टीकाकरण लगवाने के बाद आपके जितने भी जानवर हैं वो गलघोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़िया बुखार से बहुत बच सकते हैं और लाभदायक आपके लिए हो सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला कटिहार के कृषक हरिया, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बिहार रॉ मिल इल्ली के नियंत्रण पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो हरिया जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कोसी क्षेत्र में बहुत सारी फसलें लगाई जाती हैं, जिसमें सबसे मुख्य है पाट, उसके बाद मूंग, सूरजमुखी और सब्जी में भी बोड़ा वगैरह लगता है। तो इन सब फसलों में एक कॉमन कीट है जिसको हम लोग बिहार भुआ पिल्लू या बिहार हेयरी कैटरपिलर के नाम से जानते हैं, आक्रमण करता है। हम लोग वैज्ञानिक भाषा में इसे पॉलीफेगस कहते हैं, मतलब बहुत सारी फसलों को खाता है। यदि इसको भोजन नहीं मिलेगा रुचिकर तो यह घास को भी खाने लगता है। इसलिए किसी फसल का यह स्पेसिफिक पेस्ट नहीं है, लेकिन किसी भी में भी लगता है तो उसको बहुत ही नुकसान करता है। यह कीट 2 तरह से, उसका 2 स्टेज में यह आक्रमण करता है। सबसे पहला है ग्रेगेरियस फेज, मतलब झुंड में रह करके और पत्तियों पर इकट्ठा बैठ करके खाता है। मादा कीट जो पतंगा होता है वह पत्तियों पर एक ही जगह हजारों की संख्या में अंडे दे देती है और उसी से जो पिल्लू निकलता है उसी एक पत्ती पर ग्रेगेरियस फेज में झुंड में उसके क्लोरोफिल को खा जाता है और पेपर की तरह वह पत्ती हो जाती है, उसकी हरितिमा खत्म हो जाती है। और दूसरा जो है वह है सॉलिटरी फेज, या एक एक करके। शुरुआती दौर में यदि ग्रेगेरियस फेज में ही सभी पत्तों पर, सभी पौधों पर यह आक्रमण कर लेता है तो उस फसल को भी बर्बाद कर देता है। सॉलिटरी फेज में यह पौधों के, खास करके जूट के पुरानी पत्तियों को ज़्यादा प्रेफर करता है, उसको लाइक करता है, पुरानी पत्तियों पर खाएगा। जब वह पुरानी पत्तियां समाप्त हो जाएंगी तब यह नए पत्तियों पर भी खाएगा, यहाँ तक कि टूसी वगैरह को भी, जो ग्रोइंग पॉइंट है, उसको भी खा जाता है। तो इस तरह से इस कीट का आक्रमण सूरजमुखी में भी होता है, इस कीट का आक्रमण मूंग में भी होता है। सेम तरह, एक ही तरह का सिम्टम आता है, एक ही तरह के लक्षण से 2 तरह से यह आक्रमण करके उनको नुकसान पहुंचाता है। तो इसके प्रबंधन के लिए हम लोग कुछ ऐसी विधियां अपनाते हैं जिसमें कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें सबसे पहला है कि ग्रेगेरियस फेज में ही इसके पूरे पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया जाए। और किया जाता है
कि खेत में, मूंग में भी या पाट में एक बाल्टी में 3/4 पानी भर करके उसमें थोड़ा सा किरासन तेल डाल करके और एक आदमी पूरे खेत में घूम करके और पत्तियां जो कीट से आक्रांत हैं उसको तोड़ करके, या पौधा भी है उसको भी उखाड़ करके उस किरासन भरे पानी में डुबाते जाते हैं। पूरे खेत का एक मजदूर दिन भर में 2 एकड़ 3 एकड़ का भी वह झुंड का कीट चुन करके उस बाल्टी में इकट्ठा करके, और अंत में इकट्ठा करने के बाद उस बाल्टी का गड्ढा खोद के उस बाल्टी का पानी उस पत्ती सहित, कीट सहित गड्ढे में डाल करके मिट्टी से उसको दफना दिया जाता है और वहीं पर उसकी लीला समाप्त हो जाती है। आगे की जो पीढ़ी उसकी है, जो प्यूपेट करके फिर अगली पीढ़ी स्टार्ट करेगा, वह पीढ़ी वहीं पर चेक हो जाती है, बंद हो जाती है। दूसरा, जब सॉलिटरी फेज आता है, मतलब एक एक कीट एक एक पत्ती पर पूरे खेत में चारों तरफ फैल जाता है, उस फेज में ऐसा होता है कि सड़क पर भी चलना मुश्किल हो जाता है, वह टहलते रहता है चारों तरफ से। उसमें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है और उस स्टेज में ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उस स्टेज के लिए हम लोगों को लाइट ट्रैप का भी व्यवहार करना बहुत ही कारगर होता है। लाइट ट्रैप का, फेरोमोन ट्रैप का, इसको कीट लगने से पहले ही आप खेतों में फेरोमोन ट्रैप है तो 1 एकड़ में 4-5 करके फेरोमोन टांग देंगे। लाइट ट्रैप है तो किसी जगह 1-2 जगह आप टांग देंगे, जिससे इसका पतंगा बहुत ही आकर्षित होता है लाइट के तरफ। और अंत में जब इन सब विधियों से आपका नियंत्रण नहीं हो, लगे कि अब आपकी फसल आर्थिक क्षति होगी, तब आपको कीटनाशक दवा का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। और उसमें कुछ ऐसी कीटनाशक दवाएं जो क्विक नॉकडाउन इफेक्ट वाली हैं, उसका व्यवहार करना अति उत्तम होता है। शॉर्ट उसका रेसिडुअल इफेक्ट होता है और पड़ते ही कीड़े को मार देती है। उसमें डाइक्लोरवॉस या DDVP या नूभाक्रॉन, इन चारों में से कोई एक लेकर के 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के उसमें कुछ स्टिकर मिला करके, कोई भी स्टिकर आप मिला सकते हैं। सर्फ को मिलाने से आपका कीड़ा का नियंत्रण और भी अधिक कारगर हो जाता है। इस तरह से किसान भाई, आप समय के अनुसार इस कीट को नियंत्रित करना चाहते हैं या अपनी फसल को इससे बचाना चाहते हैं तो विवेकपूर्ण विभिन्न विधियों, बताई गई विधियों को अपनाएंगे तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, आपका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और आपको किसी भी फसल में अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगी। जिला किशनगंज के कृषक रहमत खान, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बटेर पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रहमत खान जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बटेर पालन में मुख्य जो प्रमुख बातें हैं उसमें हमको ध्यान ये देना है कि हमको नस्लों का चयन सही करना है। इसमें हमारे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली के द्वारा विकसित कैरी उत्तम, कैरी उज्जवल, कैरी श्वेता प्रजाति के हम लोग नस्ल का आसानी से पालन कर सकते हैं। कैरी उत्तम एक ब्रॉयलर प्रजाति के मांस के लिए विकसित की गई ये बटेर की प्रमुख नस्लें हैं। पालन के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमको चूज़ों का चयन करना है। उसमें हम लोग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली और भी अन्य जो ICAR के संस्थान हैं और कुछ बेंगलोर में निजी संस्थान हैं, हैदराबाद में कुछ निजी संस्थान है, वहाँ से वो चूज़े प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर सबसे अच्छा होगा जब व्यावसायिक स्तर पर आप बटेर पालन करना चाहते हैं तो इसकी एक हैचरी आप कम लागत की आप अगर खुद डाल लेंगे तो आप इसकी रेगुलर बच्चे का पैदावार कर सकते हैं और वो भी आपके आय का एक बहुत ही सशक्त माध्यम होगा। एक बटेर को रहने के लिए लगभग 5 से 6 बटेर 1 स्क्वायर फीट में पाली जा सकती है। तो हम लोग 2 तरीके से हम बटेर पालन कर सकते हैं, या तो हम डीप लिटर सिस्टम में पालन करें या केज बैटरी सिस्टम में। अगर कम जगह है तो आप एक ही रूप में 1 स्क्वायर फीट का अगर केज आप बना लेते हैं तो आप मल्टी स्टोरी आप केज बैटरी सिस्टम में बटेर पालन कर सकते हैं। साधारणतः ये भी देखा जाता है कि केज बैटरी सिस्टम में जो बटेर का वजन होता है डीप लिटर की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है और डीप लिटर
शेल्टर सिस्टम में हम बटेर को जैसे पालते हैं, उसमें एक ऐसी जगह का प्रबंध करेंगे जहां से बटेर उड़ नहीं सके, क्योंकि वो उड़ती हैं तो हमको ऐसा ज़रूर प्रबंध करना होगा कि वो उड़े नहीं। ऐसे बंद जगहों पर हम लोग पालन कर सकते हैं। बाकी प्रबंधन में जो प्री स्टार्टर दाना हम लोग देते हैं उसको भी हम करेंगे। हमेशा स्वच्छ पानी का होना अति आवश्यक है। गर्मी का मौसम हो तो आप बिल्कुल हवादार जगह रखें। कि जो सबसे खास बात है कि ये 4 से 5 सप्ताह में ये वयस्क हो जाते हैं और 5 से 6 सप्ताह के बाद पुनः ये अंडे देने की अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही शून्य होती है इसके अंडे में और मांस में, जो इसकी लोकप्रियता को काफ़ी बढ़ाता है। एक बटेर के 5 सप्ताह तक पालने में इसका वज़न लगभग 250 ग्राम से 200 ग्राम तक हो जाता है। जब जो ये मैच्योर हो जाती है, उसकी लागत में कम से कम टोटल बच्चा लेकर खाना दाना पानी मैनेजमेंट लेकर लगभग 25 से 26 रुपए तक का खर्च आता है और मार्केट में एक बटेर लगभग 50 रुपए में बिकता है। तो इस स्तर पर हमारे बेरोजगार किसान बंधु, आप जिस तरह की आमदनी करना चाहते हैं उस अनुपात में आप बटेर का पालन कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। फल पकाने की विधि पर संपूर्ण जानकारी भाग 1। सूकरों को रोगों से बचाने हेतु टीकाकरण पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ITV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in।
इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations.